हेलो वेलकम दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा यहाँ पर एक और भर्ती निकाल दी गई है। इसकी हम पूरी डिटेल समझेंगे दोस्तों। आज 8 अगस्त है, तो आज ही ये विज्ञप्ति निकली है, ठीक है। तो इसमें हम समझेंगे क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी है डिटेल में, और परीक्षा का स्वरूप कैसा रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, और इसकी लास्ट डेट कब है, फीस क्या रहने वाली है, और सारी चीज़ें जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट पहलू हैं आपको फॉर्म भरने के लिए, आवेदन करने के लिए, ये आवेदन करने से पहले जितनी चीज़ें जाननी जरूरी है वो सभी पहलू पर यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को दोस्तों लाइक कर लीजिए। चलिए शुरू करते। देखिए विज्ञापन प्रकाशन की तिथि जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 8 अगस्त जो है आज ही विज्ञापन प्रकाशित हुआ है, और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि देखेंगे आप यहाँ पर 28 अगस्त रखी गई है, ठीक है। तो इसमें 28 अगस्त जो तो है यानी कि आपको 20-21 दिन का समय मिल रहा है। तो इस दौरान आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन फॉर्म ही भरे जाते हैं, आपको बताइए, आजकल ज़्यादा इसमें वो है नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं फटाफट से हम, ठीक है। और लास्ट डेट कब है मैंने आपको ये बता ही दिया है साथियों, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो होता है साथियों कि इसमें कितने पद हैं, और इसकी जो आवश्यक वो क्या कहते हैं शैक्षिक अर्हता है वो कितनी है, ठीक है। वो चीज़ जो है सबसे ज़रूरी होती है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। बाकी परीक्षा का स्वरूप वगैरह सब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। रिक्तियों का विवरण देख लीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर शैक्षिक रिक्तियों का जो 36 रिक्तियों का विवरण वगैरह सब है। देखिए अनारक्षित जो है जनरल के लिए यहाँ पर 31 पद हैं। उत्तराखंड महिला 30% आपको पता ही है, तो 9 सीटें जो है इनके लिए हैं, ठीक है। और 5% में जो अनाथ के लिए होता है, तो यहाँ पर ये रहे ऑर्फन के लिए 1 सीट है, ठीक है इसमें से। और अनुसूचित जाति में अगर बात करेंगे 15 सीटें हैं, तो 4 इसमें महिलाओं की हैं, और बाकी अनुसूचित जनजाति में आप देखेंगे 3 सीटें, और अन्य पिछड़ा में जो है 10, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 6 सीटें, यानी कि कुल मिला के इसमें 65 सीटें रहने वाली हैं। जिसमें से एससी की जो महिलाओं की जो सीटें हैं वो हैं 17 सीटें यहाँ पर, ठीक है टोटल में से। और 2% जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों के लिए 1 है, पीएच के लिए 2 है, और पूर्व सैनिकों के लिए 3 है, अनाथ बच्चों के लिए 1 है, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसको। अब बात करते हैं सबसे जो महत्वपूर्ण है वो जो है इसकी अनिवार्य अर्हता क्या है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें बीएससी मांगा गया है, अभी इसको आप डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले वेतनमान आप देख लीजिए, ठीक है। तो लेवल 5 का है, और जिसमें जो 2800 रुपये ग्रेड पे है इसका, ठीक है। देखिए पद का स्वरूप जो है राजपत्रित अंशदायी पेंशन युक्त है और स्थायी, ठीक है। देखिए अर्हताई में मैंने आपको बताया किसी भी विश्वविद्यालय से आपको बीएससी की उपाधि इसमें होना जरूरी है, ठीक है। आपका बीएससी इसमें मांगा है, और उसके साथ ही साथ किसी भी केंद्र से या किसी राज्य के मान्यता प्राप्त संस्थान से हाइजीन, सैनिटेशन, सैनिटरी इंस्पेक्टर, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में कम से कम 1 वर्ष का जो है यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। तो बीएससी और उसके साथ ही साथ कम से कम 1 वर्ष का डिप्लोमा इसमें ये मांगा गया है आपसे, ठीक है। तो अधिमान्य अर्हता में अगर ये चीज़ें समान होती है तो फिर जो है प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की होनी चाहिए, या फिर ये एनसीसी का भी या सीट सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र होना चाहिए। और अन्य जो वांछनीय अर्हता है उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो इस भर्ती को वही भर सकता है जो क्या करेंगे, जिसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष स्तर की परीक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से ही उत्तीर्ण की हो। तो ये भी यहाँ पर ध्यान रखना है। लेकिन जो अर्धसैनिक बल में हैं, या सैनिक हैं, या नियमित अर्ध सरकारी या सरकारी शासकीय मतलब कोई किसी भी प्रकार से जो है जिनकी ड्यूटी मतलब ऐसा है कि उत्तराखंड में है और या बाहर नहीं हो सकती, या बाहर उत्तराखंड के हैं बाहर है ड्यूटी, उनकी ट्रांसफ़र कहीं और नहीं हो सकता, वो बाहर किसी भी तरीके से रह रहे हैं, तो उन सारे उनके बच्चों के लिए ये जो है यहाँ पर भर सकते हैं। ये चीज़ भी यहाँ पर मानी गई है। आयु की बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर 21 साल से 42 साल के बीच में जो है आयु का निर्धारण है यहाँ पर वो, ठीक है। तो 2 जुलाई 1981 से पहले जो है डेट ऑफ बर्थ आपकी है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, ठीक है। और 1 जुलाई 2002 के बाद वाले भी इसको नहीं भर पाएंगे, यानी कि 1 जुलाई 2002 से 2 जुलाई 1981 से इस बीच होनी चाहिए, ठीक है। अधिकतम आयु सीमा में छूट आपको पता ही है, विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग अलग यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। तो 5 वर्ष का यहाँ पर रहता है SC ST और पिछड़ा वर्ग के लिए, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 5 वर्ष है, और बाकी जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 वर्ष वगैरह भी इसमें जो दिव्यांगजन है उनके लिए रहती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें आप देख लेते हैं फटाफट से। इसमें राष्ट्रीयता वगैरह ये सभी तो आपको पता ही है, चरित्र, वैवाहिक स्थिति, शारीरिक योग्यता वगैरह, ठीक है। इसमें कोई भी यदि हाँ मानसिक रूप से स्वस्थ ना हो कोई, या कोई शारीरिक दोष हो,
तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा हो सकता है। मेन जो है वो मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, ये मेन है। बाकी आरक्षण वगैरह इनका प्रावधान वगैरह तो आपको पता ही है। और अगर आपने फॉर्म भर लिया है और फॉर्म भरने में आपसे गलती हो गई है कहीं पर, तो आपको एडिट करने के लिए बाद में कुछ समय बाद जो है वापस से विंडो खोली जाती है, लेकिन उसमें आपका जो मोबाइल नंबर था ना वो आप एडिट नहीं कर सकते। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन आपने डाल रखी है उसको आप एडिट कर सकते हैं। बात करते हैं फीस के लिए, तो यहाँ पर फीस कितनी रहने वाली है। जो जनरल वाले हैं उनके लिए 172 जो है रुपये लगभग यहाँ पर रहेगी। उत्तराखंड आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है इनके लिए भी 172 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 172, एससी के लिए यहाँ पर 82 और अनुसूचित जनजाति के लिए भी 82 रुपये। ठीक है, वैसे 60 रुपये है जैसे, तो इसमें जो प्रोसेसिंग शुल्क होता है 22 रुपये 30 पैसा जो है प्रोसेसिंग शुल्क है, इसलिए ये थोड़ा बढ़ जाता है। उत्तराखंड जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए कोई शुल्क नहीं रखा गया है। शारीरिक रूप से दिव्यांग जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर फीस रखी गई है, कोई शुल्क नहीं है, लेकिन प्रोसेसिंग शुल्क उनको देना होगा। ठीक है, ये आपका जो है इसका स्वरूप रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं फटाफट से दोस्तों इसकी परीक्षा कैसी होगी और इसमें क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। कि रिक्त पदों के सापेक्ष अत्यधिक संख्या में आवेदन प्राप्त अगर होते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, अभ्यर्थियों की छंटनी के लिए मुख्य परीक्षा से पहले एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा कराई जा सकती है। प्रारंभिक परीक्षा और वस्तुनिष्ठ परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को ही मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, हालांकि ये होगा नहीं, लेकिन अगर यहाँ पर होता है, ठीक है, तो ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा, तब ये परीक्षा हो सकती है, ऐसा बोला गया है। लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि परीक्षा नहीं होगी। ठीक है, एक ही परीक्षा होगी, इसमें आपका 100 नंबर की हिंदी आने वाली है और उसके अलावा आपके 150 नंबर का जो बाकी दूसरा पार्ट है सब्जेक्ट वाला वो रहने वाला है। तो वो देख लेते फटाफट से किस तरीके का है ये बनने वाला है पेपर। ठीक है, देखेंगे पेपर 1 जो बनेगा, ठीक है, इसमें ये दोनों वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। इसमें जनरल हिंदी से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे जो 100 क्वेश्चन आएंगे और मैक्सिमम 100 मार्क्स के ही रहने वाले हैं। टाइम इसका क्या होगा, 2 घंटा। उसके बाद पेपर 2 देखेंगे आप, बेसिक साइंस और पब्लिक हेल्थ से इसमें क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन जितने होंगे वो 150 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी 150 का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ऋणात्मक किया जाएगा 1/4, आपको पता ही है दोस्तों, इसके लिए भी 2 घंटे का समय रहने वाला है। तो फटाफट से मैं आपको दिखा दूं जो हिंदी का सिलेबस है साथियों, आपके 100 नंबर की जो हिंदी आएगी उसमें देखिए वर्ण विचार के अंदर से जो है वर्ण विचार से आपके जो क्वेश्चन आए वो 15 नंबर का आपका वेटेज इसका रहने वाला है। ठीक है, जिसमें स्वर व्यंजन वर्ग ये सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, हिंदी शब्द समूह में तत्सम तद्भव देश वगैरह में इसमें से 10 नंबर का वेटेज है। हिंदी शब्द रचना में जैसे उपसर्ग प्रत्यय संधि समास में 10 नंबर का वेटेज है। और हिंदी शब्द रचना 2 में जिसमें पर्यायवाची विलोम शब्द वगैरह से 10 नंबर का आएगा। हिंदी शब्द रचना 3 जिसमें आपको अनेकार्थक शब्द है, शब्द युग में श्रुति सम भिन्नार्थ शब्द, ठीक है, और जो मतलब सुनने में एक जैसे लगते हैं और अर्थ उनका अलग होता है, तो इस प्रकार वाले से 10 नंबर का इसमें से। वाक्यांश के लिए एक शब्द ये भी 5 नंबर का है। अति शुद्धोषण मतलब शब्द वर्तनी वगैरह से जो है आप देखेंगे यहाँ पर वाक्य को शुद्ध करना वगैरह, तो इसमें 10 नंबर। लोकोक्ति और मुहावरे में से 10 नंबर का। विराम चिन्ह आप देखेंगे इसमें 5 नंबर का है। और व्याकरण विचार में आप देखेंगे तो इसमें 15 नंबर का आपका रहेगा, जिसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया लिंग वचन काल कारक वगैरह आ जाते हैं। ये 15 नंबर का इसमें पूछा जाना है आपसे। पेपर 2 में आप देखेंगे दोस्तों, मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया था, बेसिक साइंस आएगी इसमें और पब्लिक हेल्थ से जुड़े हुए 150 प्रश्न आएंगे जो 150 नंबर के होंगे। ठीक है, फूड एंड न्यूट्रिशन, देखिए फूड एंड न्यूट्रिशन पहला ये टॉपिक है, इसके अंतर्गत जो है काफ़ी सारी चीज़ें आने वाले। दूसरा इसमें एनवायरमेंटल सैनिटेशन है। ठीक है, तो इससे भी बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं, आप इस सिलेबस को डिटेल से आप जो है एक बार देख लीजिएगा। और उसके बाद तीसरा है वाटर एंड सॉइल से। ठीक है, वाटर एंड सॉइल के अंतर्गत आपसे क्या क्या पूछा जाएगा वो चीज़ें ये सारी इसमें दी गई हैं। और नेक्स्ट है एयर पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, एयर पोल्यूशन वायु प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में इसमें दिया है। नॉइज़ पॉपुलेशन, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण वगैरह। नेक्स्ट है इसमें सैनिटेशन इन फेयर एंड फेस्टिवल्स। ठीक है, मेले और उत्सव में जो है सैनिटेशन। नेक्स्ट है हाउसिंग। ये पॉइंट्स हैं जो मेन पॉइंट है, इसके अंदर फिर अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे क्राइसिस ऑफ फूड है, ठीक है, वाटर सप्लाई है अलग अलग प्रकार की, ठीक है, मेलों वगैरह में कैसे होगी। हाउसिंग देखिए आप, अगर नगर पालिका वगैरह का है, पालिका का है, तो भाई उसमें उसके अंतर्गत जो व्यवस्थाएं मेला वगैरह है कुछ भी है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से नॉलेज के लिए पूछा जाता है। पर्सनल हाइजीन से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ब्यूरियल एंड क्रीमेशन से पूछे जाएंगे। उसके बाद कम्युनिकेबल डिजीज़ वगैरह जो होती हैं,
उनसे क्वेश्चन बनेंगे। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, और उसके बाद डेमोग्राफी एंड डिफरेंट रेट इन रेफरेंस ऑफ हेल्थ केयर, उसके बाद पब्लिक हेल्थ एक्ट, नेक्स्ट है आपका ऑक्यूपेशनल हेल्थ है, ठीक है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ प्रमोशन, ठीक है, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन, ये बाकी इसमें नीचे को पॉइंट दिए हुए हैं, इसको ध्यान से समझ लेना है आपने। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पर बिहेवियरल साइंस है, ठीक है, ये देखिए, और उसके बाद फर्स्ट एड है, मेडिकल इमरजेंसी एंड प्राइमरी हेल्थ केयर, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है, और उसके बाद देखिए ये इतने सारे यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले। प्रश्न पत्र 2 के पाठ्यक्रम का हिंदी अनुवाद विज्ञप्ति के माध्यम से आयोग की वेबसाइट पर अतिशीघ्र प्रकाशित कर दिया जाएगा। अगर आपको चाहिए कि ये पेपर जो है, मतलब जो ये पार्ट 2 है, इसको हिंदी में सिलेबस चाहिए, तो इसको जो है गूगल अनुवाद के माध्यम से हम हिंदी कर देंगे बोल रहे हैं, जल्दी आपको ये हिंदी में भी मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको बता दो दोस्तों, जो ये बाकी के नीचे फॉर्म दिए होते हैं ना, जब बच्चे मेरे पास कमेंट आते सर ये परिशिष्ट 1 क्या है, 2 क्या है, ये क्या है, चेकलिस्ट क्या होती है वगैरह, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, ये संभाल के रखना भाई, लास्ट में ये चेकलिस्ट आपको मिलती है, लास्ट में जब आपका सिलेक्शन होता है उस समय ज़रूरत इसकी पड़ती है। देखिए यहाँ पर पास होने के लिए 45% नंबर जो होते हैं वो जनरल वगैरह के लिए होते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आप देखेंगे यहाँ पर 40% अंक चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के श्रेणी से संबंधित लोगों के लिए 35% अंक चाहिए पास होने के लिए अनिवार्य मुख्य परीक्षा में, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 40, तो इस प्रकार से ये न्यूनतम जो है अंक है, ठीक है। तो अलग अलग आप देखिए जनपदों की सूची वगैरह ये दे रखी है यहाँ पर को, सीरियल नंबर और सिटी कोड, ठीक है। आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर आपको सिटी कोड की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर को दी गई हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस प्रकार से, इस सभी का अध्ययन कर लेंगे आप। देखिए जैसे गाड़ियों का नंबर होता है, ठीक है, UK 01, बागेश्वर का 02, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान रख लेना है आपने। चलिए तो दोस्तों यही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी यार, इसके अलावा तो इसमें क्या ही था। मेन चीज़ होती है कि कितने पद हैं और किस चीज़ के लिए है, इसका पेपर का फॉर्मेट कैसा रहेगा, सिलेबस किस प्रकार का रहने वाला है, और इसकी फ़ीस कितनी रहने वाली है, आप इसको कैसे ऑनलाइन भरना, ऑफलाइन भरना, लास्ट डेट क्या है, और कब से फॉर्म भरे जाने शुरू है, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है एक विज्ञप्ति में देखने के लिए, और बहुत ज़्यादा चीज़ें सभी मतलब फॉर्मों में अलग अलग नहीं होती, बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहती हैं। इस वीडियो में इतना ही। फिर भी आपको अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि हम आपको सारी चीज़ें क्लियर कर पाए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।